है इसमें तो बताइए प्लीज। ओके, जितने भी फंक्शंस हैं जो कि सी स्टाइल स्ट्रिंग पर काम करते हैं उन सारे फंक्शंस के फंक्शन हेडर्स स्ट्रिंग डॉट एच नाम की हेडर फाइल में स्टोर्ड होते हैं। तो इन सारे फंक्शंस को यूज करने से पहले आपको उस फाइल को अपने कोड में हैश इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग फंक्शंस, ये हम लोगों ने कोड करके चला करके देख लिया। इसमें एक चीज मैंने करेक्शन भी बताया था, मैंने ग्रुप पे भेजा था। जो कोड है सी प्लस प्लस वाला, इसके अंदर हम लोगों ने सी इन डॉट क्लियर इस्तेमाल किया था, है ना। सी इन डॉट क्लियर नहीं होता, वो सी इन डॉट इग्नोर होता है। कल गलती से मैंने सी इन डॉट क्लियर बोल दिया था, और वो गलती क्यों हुई, क्योंकि मैं पाइथन जानता हूँ, पाइथन में फ्लश होता है। फाइल में जब रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उसको फ्लश कर देते हैं जिससे फाइल बफर ना हो। तो ये चीज नहीं समझ में आई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर सी इन डॉट क्लियर की जगह क्या होगा, सी इन डॉट इग्नोर। इग्नोर। वेरी गुड। ओके, उसके बाद वापस आते हैं हम लोग पीपीटी पर। ठीक है, स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस हम लोगों ने देखा है स्ट्रिंग सी प्लस प्लस में क्या होती है, कैसे काम करती है। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स को इनपुट कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा। स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। गेट लाइन फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने कोड चला दिया था। गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि गेट लाइन जो है वो बैक स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर से डिलीमिट होता है। तीन जो है वो सिंगल स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर दोनों से ही डिलीमिट हो जाता है। तो अ, कई बार जब हमें ऐसे वेरिएबल्स इनपुट कराने हैं जो कि दो लाइन के हैं, दो वर्ड्स के हैं, जैसे नेम सर नेम, तो वो हम सीएन से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें गेट लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग के मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो स्ट्रिंग्स के जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं वो स्ट्रिंग नामक हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। तो हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डॉट एच दोनों अलग अलग हेडर फाइल्स हैं। स्ट्रिंग हेडर फाइल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेडर फाइल है, वो आपको सी में इनबिल्ट नहीं मिलेगी। स्ट्रिंग डॉट एच सी की है तो वो सी प्लस प्लस में आपको मिलेगी। ठीक है, वो फोन में देख कर लगा है जब से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आज की पढ़ाई चालू होती है। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के मेंबर फंक्शंस कैसे काम। एक स्ट्रिंग बनाते हैं str1, इसको वैल्यू दे देते हैं कुछ भी। हाँ, बस। अब स्ट्रिंग के कौन कौन से मेंबर फंक्शंस होते हैं वो आप ऐसे दे सकते हैं, str1 किया, डॉट लगाया, तो VS कोड के अंदर, तो यहाँ पर आपके सारे स्ट्रिंग के मेंबर फंक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे आपको, है ना। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग साइज या लेंथ। तो साइज या लेंथ जो मेंबर फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग का वही साइज बता देता है, साइज ऑफ लेंथ। ये क्या बता देता है, स्ट्रिंग का साइज बता देता है। ठीक है, इसको सी आउट करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए, बताइए। तो ये बताइए। 9। ओके, 8 आया, 1 2 3 4 5। सर 8 आ
6 7 8 8 ही आएगा। एक हाँ ही नहीं आएगा। 8 की आएगा। मैंने माई स्ट्रिंग को काउंट 8 ही आएगा। 8 क्यों आएगा ये कौन बताएगा? नॉय टर्मिनेशन नहीं होता स्ट्रिंग में। वेरी गुड। स्ट्रिंग्स लैब फिल्टर किसने किसने बताया था? वेरी गुड। स्ट्रिंग्स लैक नल टर्मिनेशन। स्ट्रिंग्स के अंदर नल टर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग टू फिट। इसमें अपन आते हैं। अ, चलिए अच्छा स्ट्रिंग टू फिट ही देखते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ। ओके ऐसे समझिए। किसी को पता है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसका साइज कितना होता है? जितने नंबर ऑफ उसके अंदर कैरेक्टर्स अपन स्टोर करते हैं। अच्छा और कोई बताना चाहेगा? सर 1 बिट, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। नहीं वो तो कैरेक्टर होता है। 1 बिट का तो कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग कितने और 1 बिट का नहीं होता है। 1 बाइट का होता है। 8 बिट का होता है। स्ट्रिंग कितने हैं बाइट्स की होती है? स्ट्रिंग का साइज क्या होता है किसी को पता है? 8। 8 ठीक है गुड गेस। 8 बाइट रन करके देखते हैं। 32 बाइट्स। एक स्ट्रिंग जो है वो 32 बाइट्स की होती है। ओके। वेक्टर में भी ये फंक्शन होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट फंक्शन क्या करता है? अभी जो स्ट्रिंग है str1 मान लीजिए। मैं आपको इसका यूजेज भी समझा रहा हूँ और कहाँ एप्लीकेबल है वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है लेटर से वो कंपनी नेम होता है ना। आपके पास कोई स्ट्रिंग होती स्ट्रिंग की नेम इक्वल टू Amazon। ठीक है। ये आपका कंपनी नेम। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। Amazon कंपनी का जितना भी कोड होगा उसमें कंपनी नेम तो चेंज होगा नहीं। तो आप इस वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं। करेक्ट। ये यहाँ तक आप लोगों ने किया होगा राइट है ना। मैं इसको अनकमेंट भी कर दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा इस कोड में। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए Amazon जो वर्ड है कितने लेटर्स का है? 6। और नल टर्मिनेशन भी नहीं होता। नल टर्मिनेशन भी नहीं होता है तो ये कितने बाइट ले रहा है? 24। नहीं ये कितने बाइट ले रहा है मतलब कौन कितने बाइट ले रहा है? Amazon। सिर्फ Amazon कितने बाइट ले रहा है? मतलब 6 कैरेक्टर कितने बाइट लेंगे? 6। 6। स्वाइप। हाँ पर अभी ये ले कितने रहा है? 32। अभी 32 बाइट्स ले रहा है ना। हाँ ओके। तो गलत बात है ना। कितने ज्यादा बाइट फालतू चले गए अपने? 26 बाइट्स। तो इससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ स्पेस। हाँ अंशिमा बोलिए। सर स्ट्रिंग का जो साइज है वो 32 कैसे है? कंपाइलर के ऊपर होता है। किसी भी डेटा टाइप का साइज कितना करना है वो डिसीजन अल्टीमेटली कंपाइलर लेता है। अच्छा। जिसने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई जॉन स्ट्राउसर उन्होंने सोचा होगा कि इतना होना चाहिए इतने में हमारा काम हो जाएगा। मतलब पर स्टैंडर्ड है। नहीं स्टैंडर्ड नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कर देते हैं पर अल्टीमेटली वो काम कंपाइलर ही करता है। तो किसी भी डिवाइस पे कैसा भी हो सकता है। अलग डिवाइस पे अलग आंसर आ सकता है। तो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। ओके। तो इसे सिर्फ 6 कैरेक्टर्स लेने चाहिए थे। करेक्ट। पर ये ले रहा है 32। तो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं? सी नेम डॉट श्रिंक टू फिट कर देते हैं। श्रिंक टू फिट नहीं होता। हाँ ये क्या बदतमीजी है?
होता है एस डॉट स्ट्रिंग टू फिट हो रहा है। इसमें अच्छा सॉरी माय बैड, समस्या क्या है कि ये कॉन्स्ट स्ट्रिंग है ना, सी नेम इक्वल्स टू अमेजोन एक कॉन्स्ट स्ट्रिंग है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता इस ऑब्जेक्ट, करेक्ट? सर ये 32 बाइट्स मतलब कॉन्स्ट की वजह से ले रहा है या वैसे ही ले रहा है? अगर कॉन्स्ट हटा भी देते तो भी 6 कैरेक्टर्स 32 बाइट्स लेते हैं। कॉन्स्ट हटा भी देते तो भी 32 बाइट्स ही लेता, और हम लोग अमेजोन का तो सी आउट कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे सी आउट करके देख लेते हैं, 32 बाइट्स ही ले रहा है ना? अच्छा, वापस आते हैं हम। वो एक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, इस वजह से उस पर स्ट्रिंग टू फिट फंक्शन काम नहीं कर रहा था, मेथड काम नहीं कर रहा था, str1 पर स्ट्रिंग टू फिट काम करेगा, है ना? तो होता क्या है, स्ट्रिंग टू फिट उसका साइज कम कर देता है। अब str1 का साइज क्या था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था 8, राइट? str1 का साइज 8, लाइन नंबर 14 पे देखा था, हाँ good। तो str1 का साइज है 8, पर वो स्पेस कितना ले रहा है, स्टोरेज स्पेस कितना ले रहा है, 32 बाइट्स। हम श्रिंक टू फिट कर देंगे, इससे क्या होगा, उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, as the size of any data type or any object is dependent upon the compiler, shrink to fit is also dependent upon the compiler। तो मतलब ये मशीन डिपेंडेंट है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, किसी में स्ट्रिंग टू फिट काम करेगा किसी में नहीं करेगा, किसी में कुछ ही एक्सटेंड तक करेगा, है ना? 32 बाइट से कम करके 16 बाइट्स कर देगा। तो चलिए मेरी मशीन पर देखते हैं कि ये क्या कर। अब हमने श्रिंक टू फिट कर दिया है, तो अब हम दोबारा साइज ऑफ से चेक करेंगे कि str1 का जो साइज है वो कितना है, ठीक है? अगर श्रिंक टू फिट ने अच्छे तरीके से काम किया होगा तो इसका साइज 32 बाइट से कम होकर के 8 बाइट्स हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। वेरी गुड। नहीं हुआ, गलत बात है ना? अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं? वो ये देखिए, हाँ, अ नॉन बाइंडिंग रिक्वेस्ट टू रिड्यूस कैपेसिटी टू साइज। बेसिकली ये क्या करता है कि इसका साइज कम कर देता है, विच इज ए नॉन बाइंडिंग रिक्वेस्ट। मतलब कि नॉन बाइंडिंग रिक्वेस्ट है, मतलब कि ये कमांड नहीं है, एक रिक्वेस्ट है जो कि पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या किया जा सकता है? ठीक है, सर अगर ये मतलब पूरी होती तो ये 60 आंसर आता ना सर? 60 क्यों आता है? 8 आता है। सॉरी 32 8 हाँ। बाइट है, कम होकर के 8 बाइट्स होते, 8 आता है। हाँ। हाँ, ज्यादातर कंपाइलर्स में नहीं ही होती है, और अगर आप अच्छी बुक्स देखेंगे तो उसमें भी ये कहते हैं इनलाइनिंग के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए आप फोर्स भी कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट को ऑप्टिमाइज होने के लिए। ऐसा किया जा सकता है, आप आगे चल करके देखेंगे। इस कोर्स में नहीं शायद, पर जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और अदर सोर्सेस से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, बोलिए सिताक्षी। सर जैसे ये श्रिंक टू फिट वाले में रिड्यूस हो गया था वो, मतलब जो साइज था हाँ उसका, तो अगर जैसे अपने कांस्टेंट हाँ में जो अमेजोन ले वो 32 बिट ले रहा है, तो अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मतलब लाइक लिटरली बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो अगर वो कांस्टेंट में भी 32 साइज लेगी और अगर अपन श्रिंक टू फिट करेंगे तो वो उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा ना एज कम्पेयर टू मतलब जो कंपाइलर असाइन करेगा? नहीं, इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग्स के अंदर डायनामिक साइज एडजस्टमेंट होता है, ये चीज हम लोगों ने स्लाइड में देखी, फैसिलिटेट डायनेमिक साइज एडजस्टमेंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है? तो स्ट्रिंग्स अगर बहुत बड़ी है ना, अमेजोन क्या है 6 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग यानी कि 6 बाइट लेती है। अगर ये स्ट्रिंग होती लेटर से 100 बाइट्स की, तो जो साइज ऑफ स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली यानी कि कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता, तो टेक अप अप्रोक्सीमेटली 128 बाइट्स।
जैसा मैं गेस कर पा रहा हूँ, आपको लिख करके देखना पड़ेगा कितना बड़ा आता है। और अगेन वो डिसीजन भी कंपाइलर का ही होता है, तो अल्टीमेटली कंपाइलर ही वो डिसीजन लेता है। और मैं यही कह रहा था कि आजकल की, सॉरी ना, अगर अच्छी प्रोग्रामिंग की किताबों में आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि ये सारे डिसीजंस, इनलाइन फंक्शन, इनलाइनिंग के, ऑप्टिमाइजेशन के, साइज ऑप्टिमाइजेशन के, ये सारे फंक्शन डिसीजंस आपको कंपाइलर पर ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आजकल के कंपाइलर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो ये चीज आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। ऑल इन ऑल आपको इस फंक्शन का कोई काम नहीं लगेगा, पर क्योंकि है तो अपन ने पढ़ लिया। ओके सर। ठीक है, यस सर। वेरी नाइस। तो क्योंकि कोई काम नहीं लगेगा इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर। ओके, तो कंपेयर जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, कंपेयर जो मेथड होता है वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। ये strcmp जैसा ही होता है और इसका आउटपुट भी strcmp जैसा ही आता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str2, जो कि अपन रखते हैं str1 क्या थी हमारी, माई स्ट्रिंग, है ना। तो इसको कर देते हैं और ठीक है। और एक काम करते हैं, str3 एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसको कि अपन str1 से असाइन कर देते हैं। ठीक है, हाँ रख दीजिए। ओके, क्या किया था हमने? हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। आउटपुट क्या आना चाहिए इस कोड का, कोई बता सकता है? सर 3 बार 0 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि STR1 अपना STR1 और STR2 अलग अलग है। STR1 क्या था वैसे? माई स्ट्रिंग, ऊपर लिख अच्छा, दिया मैंने, हाँ बोल अलग रहे अलग है दोनों। और हैं। STR3 और STR1 जब कंपेयर करेंगे तब 1 आएगा, और STR1 और STR2 भी अलग अलग ही है, बस ऑर्डर बदल दिया है। हाँ करेक्ट। str3 को str1 से कंपेयर करेंगे तो 1 नहीं, 0 आएगा। Zero। str1 और str2 को जब कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस इतना बता दीजिए। सर नेगेटिव। वेरी गुड। नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी, लेट अस से 15। तो पॉजिटिव में भी अच्छा, नेगेटिव में वो वैल्यू आएगी जब 33 लाइन नंबर पर अपन str2 को str1 से कंपेयर करेंगे, तो सेम वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात कल अपन ने देखी थी। वेरी नाइस। तो अपन इसको रन करते हैं। सही आया? यस सर। वेरी गुड। कंपेयर फंक्शन हो गया, इसके बाद अपेंड। जो अपेंड फंक्शन है वो strcat जैसा ही है, राइट? राइट। तो अब अपन कर रहे हैं str2 डॉट अपेंड str1। अगर मैं सी आउट करता हूँ str2 को तो क्या होगा? आउटपुट क्या आना चाहिए? सर आर और स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग। वेरी गुड, वही आउटपुट है। यस सर। वेरी गुड। उसके बाद एट। पहले एक काम करते हैं, पहले स्वैप समझाते हैं आपको। str3 डॉट स्वैप str1। स्वैप क्या करता है? दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में बदल देता है, str1 में str2 करते हैं।
तो अभी बताइए str2 के अंदर क्या है? R string, नहीं। R string, my string. R string, my string. वेरी गुड। और str3 के अंदर? str3 के अंदर क्या है? My string. वेरी गुड। तो स्वैप करने के बाद दोनों के अंदर क्या क्या होगा? str3 हो जाएगा R string, my string, और str2 हो जाएगा my string. है ना? अपन आउटपुट में देख भी सकते हैं। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एट देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसके अंदर बाउंड चेकिंग नहीं होती, करेक्ट? यानी कि Yes, मैं sir. str1 को मैं सी आउट कर सकता था str1 सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी कि पोजीशन 54, जबकि 54 बाइट्स का str1 खुद है भी, राइट? और मैं इस कोड को रन भी कर सकता हूँ, कोई भी आउटपुट नहीं आउटपुट करें, कोई भी एरर नहीं आएगा, और आउटपुट में हमें एक गार्बेज मिल जाता है, ये नल। ओके। अब मगर ये चीज एट ऑपरेटर के साथ नहीं होती। एट क्या होता है? एक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, जिससे कि अपन स्ट्रिंग की पोजीशन को, स्ट्रिंग के अंदर उस पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर स्टोर्ड है वो रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है? तो एट 1 कर दो। str1 क्या था, याद है? My 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 string. string. वेरी गुड। तो एट 1 में क्या आउटपुट आना चाहिए? M. M Y. वाई। Y वाई आ गया। वहीं अगर एट 54 कर देते, अब मैंने आप लोगों को कल क्या समझाया था, मुझे वो बताइए। एक अरे है जिसका साइज है 10, पर मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से उस पर एक्सेस करना चाह रहा हूँ पोजीशन 23। तो आप लोगों ने क्या बोला था कि सर ऐसे में क्या होना चाहिए? कुछ एरर बताओ। हम्म, एरर आना चाहिए, यही बोला था ना कल? वेरी गुड। तो अब अगर मैं str1 डॉट एट 54 करता हूँ तो क्या होना चाहिए? एरर Error आना आनी चाहिए। आपको कोड में कहीं एरर दिख रहा है? नहीं। ठीक है, रन करके देखते हैं सर। एक्सेप्शन हैज अकर्ड, एरर आया? yes हाँ हाँ। वेरी गुड। ओके। एक्सेप्शन आने के बाद क्या हुआ? कोड अबॉर्ट हो गया, राइट? ओके। तो अब समझते हैं एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन एक ऐसा एक्सेप्शन एक ऐसी एक्सेप्शन नहीं है बेसिकली। एक्सेप्शन एक ऐसा फ्लैग है जो कि कोई भी फंक्शन रेज करता है तब जब कोई चीज उसके मन की नहीं होती है। फंक्शन को पता कैसे चलता है ये चीज मेरे मन की है या नहीं? इफ एल्स स्टेटमेंट्स जनरली, वरना आपके पास और भी तरीके होते हैं एक्सेप्शन थ्रो करने के। तो जब कोई चीज फंक्शन के मन की नहीं होती तो फंक्शन क्या करता है? एक्सेप्शन थ्रो करता है, फ्लैग रेज करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है? एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब कि एक्सेप्शन रेज किया उसने, थ्रो बस उसके लिए कीवर्ड है, एक्सेप्शन थ्रो होती है। जैसे कंप्लेन, आप लोग कभी कस्टमर केयर में कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन रेज की जाती है ना कस्टमर केयर से, उसी तरह से यहाँ पर थ्रो किया जाता है एक्सेप्शन, ठीक है? तो जो एट मेथड है, एट मेंबर फंक्शन, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है कब? जब उसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर दिया गया है वो स्ट्रिंग के साइज से बड़ा है। स्ट्रिंग के साइज से बड़ी वैल्यू अगर मैं दे दूं तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वो एक्सेप्शन जो है वो कंपाइलेशन रोक देती है, यानी कि वो एक्सेप्शन को अगर मैंने हैंडल नहीं किया तो वो एक कंपाइलेशन एरर है,
क्योंकि कोड लिखते वक्त एक्सेप्शन अराइज हो रही है, कोड को ये नहीं पता, कोड को खुद के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उस एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया है कि नहीं किया है। हैंडल कैसे करते हैं वो बात की बात है, किया है कि नहीं किया है, तो अभी तो नहीं किया है, इसलिए कंपाइलेशन के समय एरर आ जाता है, क्योंकि उसने एक्सेप्शन थ्रो किया पर एक्सेप्शन कैच नहीं हुई, एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई और एरर आ गया। ठीक है, कुल मिला के मुद्दा ये कि जब भी आप ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग में आउट ऑफ बाउंड एक्सेस ना हो, तो पहली चीज तो आप चेक्स लगाइए लूप वगैरह में, पर उसके बावजूद भी अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेस ना हो, क्योंकि कई बार अपन लूप नहीं लगा सकते, जैसे इनपुट लेते वक्त, यूजर से कोई भी डेटा लेते वक्त, फाइल से रीड करते वक्त, तो उस समय अपन क्या करेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि वो एक्सीड ना हो, अपन एट नंबर फंक्शन का या एट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, इसको कमेंट करना पड़ेगा वरना कोड दोबारा कंपाइल होगा। ठीक है, तो आपने सारे मेंबर फंक्शन समझ लिए। अब कुछ ऑपरेटर्स भी हैं जो कि, जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रिंग एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए कुछ ऑपरेटर्स ओवरलोड हो रखते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप याद रखिए, कोई पूछे तो बता दीजिएगा। प्लस इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रिंग क्लास के लिए, स्ट्रिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए ओवरलोड हो रखा है। ओवरलोड होने में वो क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी कि अपेंड कर देता है। ये स्टेटमेंट याद रहेगा। हाँ, तो अब अपन देखने वाले हैं प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू यानी कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर is overloaded for string class to provide to perform concatenation. ठीक है, तो अगर मैं करता हूं string str4 equals to this is, ठीक है, इसके बाद, हाँ यहाँ तक समझ आया। ओके, इसके बाद अगर मैं करता हूँ str4 प्लस इक्वल टू str1, यानी कि str1 को str4 में ऐड कर दो और फिर str4 में सेव कर दो, करेक्ट? तो क्या आउटपुट आना चाहिए? दिस इज माय स्ट्रिंग। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, मैंने आपको दिखा दिया है ना। उसके बाद आता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर, ये वाला सीइन के साथ लगता है तो ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर है, इसके आगे वाला सीइन के साथ लगता है, तो सॉरी सी आउट के साथ लगता है तो वो स्ट्रीम इंसर्शन है। स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, कल बता दिया था क्लास में। ओके, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर वो कैसे काम करता है, ये लिखा है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वालिटी, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके बाद कॉमा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे, क्या कोई मुझे बता सकते हो? कोई आइडिया, कोई गेसेस? सर आई थिंक जो साइज होगा उस पे डिपेंड करते हुए करेगा। और सर जैसे हमने कंपेयर वाले से में यूज करा था ना, जैसे उसकी एस का वैल्यू और उसका साइज पे डिपेंड करेंगे। वेरी गुड,
एस की वैल्यूज पे काम होता है और एस की वैल्यूज पे वैसे ही काम होता है। इस स्ट्रिंग का वो वाला कैरेक्टर जो दूसरी स्ट्रिंग से अलग है, वो वाला कैरेक्टर की आस्की वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर के आस्की वैल्यू से छोटी है, बड़ी है या बराबर, इस बेसिस पर ये काम करते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब मैं कुछ कोड लिखूंगा, बताइएगा सही है कि मतलब क्या आउटपुट होना चाहिए उसका। ठीक है, हो गया। इसको फिर बोर्ड में टाइप कास्ट भी कर देते हैं, तो अच्छा लगेगा चीजें। ठीक है, इसके बाद बताते जाइए। सर फर्स्ट वाले का ट्रू। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि str4 बड़ा है, जो दिस इज माई स्ट्रिंग है, और फर्स्ट वाला str1 है माई स्ट्रिंग, कैसे बढ़ा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइजेस ज़्यादा हैं और माई स्ट्रिंग वो अलग है। कोई और बताना चाहेगा कैसे बढ़ा है? सर आई थिंक STR4 में ऐसा किया है कि हमने फर्स्ट जो एक एम है एक निकिता, आप पहले बोलिए। STR4 में हमने STR1 तो अपेंड कर दिया था, तो STR4 ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, रिद्धि आप बोलिए। सर जिसमें STR1 है, इसमें एम का जो एसकाई वैल्यू होगा वो टी से थोड़ा कम होगा शायद, इसलिए फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसकी बेसिस पे शायद करा है। बिल्कुल सही, रिद्धि का ही सही है। आप लोगों की कोशिश अच्छी थी। साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना? रन करके देखते हैं। साइज पर डिपेंड नहीं करता, किस पर करता है? इंडेक्स के अंदर जो आस्की वैल्यू है उस पर। ठीक है, साइज किसी का कम होगा तो आस्की वैल्यू में ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? जिसका साइज कम होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, तो उस पर नल टर्मिनेशन आ जाएगा, यानी कि उस पर आस्की वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट, ये चीज अपन ने क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करी। अब अपन देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, यही आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेरी गुड। अब इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और अपन दो दूसरी स्ट्रिंग निकालते हैं। str1 और str2 को कंपेयर करते हैं सर। ठीक है, क्या आउटपुट आना चाहिए? पहले तो ये सर कौन STR2 बताएगा कि था क्या? str2 है क्या? ये कौन बताएगा? सर दिस इज। नहीं, str1 क्या था? str1 क्या था? सर माई स्ट्रिंग थी। str2 क्या था? सर माई स्ट्रिंग और आवर स्ट्रिंग ऐसा कुछ। नहीं, वो चेंज हुआ था ना बाद में, हाँ, तो क्या होगा? माई स्ट्रिंग हुआ था शायद। Very good, सही है। रन करके देखिए। ओके, इक्वालिटी में क्या आया है? 1 आया है। लेस देन और इक्वल टू में क्या आया है? 1 आया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या आया है? 1 आया है। ग्रेटर देन में क्या आया है? 0 आया है। लेस देन में क्या आया है? 0 आया है। यही आना चाहिए था। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। वेरी गुड। स्ट्रिंग के मेंबर फंक्शंस खत्म हो गए। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ मेंबर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग C++ फाइल में आपको मिल जाएगा। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कैसे करते हैं? क्या कोई ये स्लाइड समझा सकता है?
सर पहले वाले में तो माई सी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर आई इटरेटर है एक, उस अगर वो इटरेटर नल वेक्टर के इक्वल नहीं है तो वो वाली लाइन है कंडीशन। वेरी गुड। अंशिमा आप बताइए। सर इसको आइटरेट कराने के लिए हम एक पॉइंटर मानेंगे आई, जैसे हम एरे में आइटरेट करवाते थे 0 से लेके उसके साइज तक इंक्रीमेंट करा के पोस्ट या प्री, वैसे ही हम इसमें करवाएंगे। या तो साइज तक करवा सकते हैं या फिर जब तक नल नहीं आ जाए लास्ट में, वो वाली कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। अब क्या होता है कि सी स्ट्रिंग के अंदर साइज तो होता नहीं है, तो इसलिए हमें नल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपने बोला पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। जब भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर कोई भी इटरेटर चलाते हैं, आई जो होता है, जे जो होता है, के जो होता है, वो इटरेटर होता है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसमें आई एक इटरेटर, तो उसे इटरेटर, उसे पॉइंटर नहीं कहते, उसे पोजीशन कहते हैं, क्योंकि उस इंडेक्स पर वो काम कर रहे थे। या तो इंडाइसिस बोलिए या फिर पोजीशंस बोलिए, पॉइंटर टर्मिनोलॉजी को ओके। सही रखना जरूरी है। हाँ निकिता, आपने ध्यान रेज किया था, आप बताइए। वही तो पॉइंट्स थे, मतलब कवर Very हो good. चुका। मेरी स्क्रीन पे मुझे सिर्फ 4 ही लोग देखते हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। तो अगर किसी और ने भी हैंड रेज किया हो, कोई और भी बोलना चाहता हो, तो प्लीज बोलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, सेकंड और फोर्थ पॉइंट नहीं। राइट। सेकंड और फोर्थ पॉइंट को, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को फॉर लूप बोलते हैं, सेकंड और फोर्थ पॉइंट को बोला जाता है रेंज बेस्ड फॉर। ठीक है। रेंज बेस्ड फॉर में क्या होता है, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर सी क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल जिसका की टाइप है, डेट टाइप है कैरेक्टर, नाम है सी, और क्योंकि वो फॉर के अंदर डिक्लेयर हुआ है इसलिए उसका स्कोप भी फॉर तक ही है। ठीक है। फॉर कैरेक्टर सी कोलन माई सी स्ट्रिंग, यानी कि सी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके सी में डालेंगे और फॉर लूप के अंदर का काम करेंगे। फॉर लूप के अंदर का काम क्या है, सी आउट सी। ठीक है। जब माई सी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो सी के अंदर जो भी चीजें थी, माई सी स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीजें थी वो सारी एक एक करके सी में आ चुकी होंगी, और माई सी स्ट्रिंग खत्म होने के बाद फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर लूप के स्कोप में डिक्लेयर किया गया था, इसलिए ये कैरेक्टर, सॉरी, ये सी वेरिएबल आइडेंटिफायर यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर ये उसके स्कोप के पहले डिक्लेयर किया गया होता तो ये एग्जिस्टेंस में रहता। ये समझ में आता है? वेरी गुड। जिस तरह से माई सी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपन ने इटरेट किया था, वैसे ही माई स्ट्रिंग के अंदर भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपन इटरेट कर सकते हैं। इसमें कौन सी ताजुब की बात? ठीक है। ओके, इसको रन करके दिखाओ एक बार। ओके। फॉर कैरेक्टर मैं वेरिएबल का नाम सोच रहा हूँ, यू। किस कैरेक्टर, किस स्ट्रिंग में चलाना है, तो चलिए स्ट्रिंग 4 के ऊपर चलाते हैं। ठीक है। लो, यू, हैंडल, ये रहने दीजिए, बड़ा लंबा सा आउटपुट आएगा इसमें। ये, अब इसमें मैंने यू क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा, वो जानबूझ करके, क्योंकि जिससे आप घबराए ना कि क्या बार बार हमें सी ही लिखना पड़ेगा। वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सी आउट एंडल। ठीक है। रन करके देखते हैं क्या आना चाहिए। str4 पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए। रन किया, str4 पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। Okay.
कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज। कभी आपको ऐसा लगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग नंबर, हाँ बोलिए। सर जैसे अभी अपन ने फॉर लूप का यूज करके str4 को कोई अपन ने प्रिंट करवाया, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मल जैसे स्टार्टिंग में str4 को डिक्लेयर करूँ, इनिशियलाइज करूँ, फिर सी आउट को यूज करके उसे वापस प्रिंट करवा दूँ, इसका भी यूज कर सकती थी ना पहले से ही। बिल्कुल कर सकते थे आप, लेकिन अगर आपको str4 के एक एक कैरेक्टर चाहिए होता है, जैसे कि आप कंपेयर फंक्शन के अंदर, तब आप क्या करते, तो तब आप इस तरह से फॉर लूप चला करके, या फिर जैसा पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है उस तरह से फॉर लूप चला करके ही रन करते, राइट। ओके सर, ओके सर। अब किसी के मन में कभी ये ख्याल आया कि यार कभी अगर अपन ने ऐसा इनपुट ले लिया स्ट्रिंग में, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट कर पाते तो अच्छा रहता जीवन अपना। ऐसा महसूस हुआ कभी? वेरी गुड। नहीं हुआ तो आप और कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखेंगे तो आपको होगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। हाँ हाँ, STOI क्या करता है, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। STOI समझ में आ रहा है? S मतलब स्ट्रिंग, TO मतलब टू, I मतलब I, इंटीजर। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर। STOL स्ट्रिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग एक डेटा टाइप होता है। STOUL स्ट्रिंग टू अनसाइड लॉन्ग, स्ट्रिंग टू लॉन्ग लॉन्ग, स्ट्रिंग टू अनसाइड लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग वालों से और अनसाइड वालों से अभी सॉरी अनसाइड वालों से अभी आपका उतना पाला नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखेंगे या बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा मेरे कि क्लास अनसाइन चल रही ना। वेरिएबल्स, साइज टी वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। STOF स्ट्रिंग टू फ्लोट, स्ट्रिंग टू डबल, इजी, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, अपन एक वेरिएबल बनाते हैं इंट n1 इक्वल टू STOI स्ट्रिंग टू इंटीजर व्हाट नंबर, ठीक है। जब मैं सी आउट करूंगा, लेटेस्ट से पहले मैं n1 सी आउट करता हूं और फिर मैं सी आउट करता हूं साइज ऑफ n1, ठीक है। रन करूं? ये ब्रैकेट लगेगा ना साइज ऑफ में? बिना ब्रैकेट के भी चल जाता है, वो अच्छा। ऑपरेटर होता है फंक्शन में। और साइज ऑफ के अंदर ब्रैकेट सिर्फ एक केस में लगता है, मेरे ख्याल से वो केस होता है जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर उसके अंदर किसी दूसरे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट दे रहा होता है। उसके अलावा अपन बिना ब्रैकेट के भी उसको चला सकते हैं। खैर, तो n1 क्या है? n1 एक इंटीजर है जिसके अंदर ये पूरी पूरी वैल्यू डिट्टो आ गई, और उसका साइज क्या है? 4, ठीक है। यही चीज एक बार फ्लोट के साथ भी करके देख सकते हैं। ठीक है, चल गया कोड। ओके, तो लेक्चर 1 का सारा कंटेंट जो कि अपन को कल कवर करना था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और मैंने यहाँ पर आपको कई सारी चीजें चला करके दिखाई। स्ट्रिंग क्या होता है, उसके अंदर के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके पीछे की वर्किंग भी बताई, जिसको अंडर द हुड कहते हैं कि भला ये चल कैसे रहा होगा।
इसने देखा कैसे, इसको पता कैसे चला, ये वहां तक इटरेट कैसे कर पाया, वो सारी चीजें अपन कवर करें। इसमें कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि अपन ने छोड़ भी दिए, जिनका कि ज्यादातर काम नहीं लगता है। अच्छा, और जब तक आप इसको खुद से चला करके नहीं देखेंगे, इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स बना करके जरूर देखिए, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको जरूर सॉल्व करिए, और बस उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। अब अपन स्लाइड मतलब लेक्चर 2 यानी कि क्वेश्चंस वाली पीपीटी पर चलेंगे। हाँ अंशिमा बोलिए। सर जो आपने स्ट्रिंग टू इंट में कन्वर्जन किया है वो मतलब उसका रीज़न क्या है? मतलब इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए या फिर स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं होता? क्योंकि स्ट्रिंग में प्रिंट तो हो रहा है। कई बार आप कोशिश करेंगे कि हम एक स्ट्रिंग इनपुट ले लें, कई बार आपको फाइल से रीड करना रहेगा। लेट्स से एक एक्सेल फाइल है, ये एक सीएसवी है जो कि जनरली होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से आपको नंबर्स रीड करना है, लेट्स से सैलरी रीड करनी है, तो वो डबल में आप रीड करेंगे उसको। डबल में आपने सैलरी रीड की, अब रीड तो आप एज अ स्ट्रिंग ही करेंगे उसको। आपने सीएसवी में कॉमा को डिलिमिटर लगाया और आपने पूरा वो रीड कर लिया कि चलो ये कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। लेट्स से किसी की सैलरी है 65321, ज्यादा हो गई 0.25, जीएसटी वगैरह लगा के, मतलब टैक्स वगैरह काट के इतनी सैलरी है, ठीक है। अब ये आपने एज अ स्ट्रिंग रीड किया, पर आपको सैलरी पर लेट्स से कोई कैलकुलेशन करना है कि इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए इसका, या इसके पीएफ में कितना जाएगा, या इसको इक्विटी कितनी, इक्विटी बोल रहा हूँ, इसको इंश्योरेंस कितने का मिलना चाहिए या कुछ भी, है ना, ईपीएफ, हाँ सॉरी, इसके ईपीएफ में कितना जाएगा, वो सब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप पर नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू हो ऑफ द टाइप डबल। कभी वो इंटीजर हो सकती है, कभी फ्लोट हो सकती है, कभी अनसाइंड लॉन्ग हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन। तो उस समय पर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डबल। तो ये एप्लीकेशन है, और जब आपको डबल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, STOD। टी। ठीक है, ओके सर। ओके। अब क्वेश्चंस पर चलें, किसी को और डाउट? नो सर। ओके, तो सबसे पहले अपन वही क्वेश्चन देखते हैं जो कि होमवर्क में दिया था। हाँ साक्षी बोलिए, डाउट है कुछ? सर नहीं, क्लियर हो गया, वो सेम ही था। Okay. सबसे पहले अपन चलते हैं उसी फंक्शन पर, उसी क्वेश्चन पर जो कि आपको होमवर्क में दिया था, है ना। तो सॉल्व हो गया, वो बताना है नहीं बताना है, क्या करना है? सर हो गया था। ठीक है, बताना है, डिस्कस करना है, हालांकि उसे काफी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मतलब नहीं करना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इन इटसेल्फ। इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप लोग, बताइए। सर इसमें हम आगे वाला और पीछे वाला मतलब जो कैरेक्टर है मतलब आई बराबर एकदम जो आइटरेटर है आई बराबर 0 पे रखेंगे और एक दूसरा आइटरेटर लेंगे जे जिसको एकदम उसके n-1 पे रखेंगे और उसको स्वैप करते जाएंगे तब तक जब तक बीच में ना आ जाए, मतलब दोनों एकदम आगे और पीछे ना आ जाए एक दूसरे के। ठीक है, और दो कोई पॉ- बताना चाहेगा? दो पॉइंटर बना सकते हैं और एक लूप चलाएंगे आई इज इक्वल्स टू 0 से साइज बाय 2 तक एंड फिर स्वाइप करते जाएंगे दोनों वैल्यूज तो। वेरी गुड। पता कैसे चलेगा कि लूप खत्म हो गया है? बताइए। आई इज लेस देन जे।
सही। तो ये तो आप लोग कर लेंगे, मुझे करने की जरूरत है, लिख के दिखाने की जरूरत है? नो सर, बन जाएगा। मैं करूँ सर कोडिंग? होमवर्क में दे दीजिए ये। बन जाएगा। ठीक है। Okay. Write a C++ program to find a substring inside of a string. ये कैसे करेंगे? कोई तो सर सबस्ट्रिंग यूजर ने दी होगी ना कि मतलब ये वर्ड है सबस्ट्रिंग कि। क्वेश्चन में दी रहेगी आपको। अच्छा आपको दिया रहेगा स्ट्रिंग str इक्वल टू find the starting index of str and str return -1 if doesn't exist and case sensitive। ठीक, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसको? एक लूप चलाते हैं I is equals to 0 से लेस देन साइज -2 साइज साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ स्ट्रिंग -1। उसके बाद फिर मुझे इंडेक्स आई और इंडेक्स i+1 पे मुझे कंपेयर करते जाना है क्या वो जो स्ट्रिंग जो मेरी बन रही है वो गिवन स्ट्रिंग से मैच हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे लूप के बाहर, उसकी वैल्यू पॉजिटिव करते हैं और लूप ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज नहीं होता है, अगर वो बूलियन वैल्यू थी लास्ट में जाते चेक कर लेंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? सर इसमें मतलब एक में 2 आइटरेटर्स मान सकते हैं इसमें। एक आई जो मतलब पूरे में ट्रैवर्स करेगा और सिर्फ फर्स्ट लेटर को सर्च करेगा। अगर फर्स्ट लेटर मिल जाता है तो ही एक जे नाम का आइटरेटर क्रिएट होगा और वो उतने टाइम चलेगा जितनी सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी। और मतलब लेसर देन लेंथ मतलब लेंथ -1 टाइम्स चलेगा और चेक करेगा क्या लेंथ इक्वल है। और अगर लेंथ इक्वल है तो फिर वो आई चेक करेगा, जो पहले मैंने इनिशियलाइज किया था वो आई चेक करेगा कि क्या दोनों की एस्काई वैल्यूज सिमिलर हैं। ठीक है, फिर और अगर होगा सिमिलर, आई बराबर जे तक आ जाएगा और सिमिलर भी होगा तो मतलब वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है उसमें। वेरी गुड। तो अपन रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स। किसका इंडेक्स? किसका अच्छा करना है? ओके ओके। ठीक है। और ओके, अब ये बताइए कि एज केसेस क्या हैं इस फंक्शन के, इस प्रोग्राम के? एज केसेस समझते हैं आप लोग? नो सर। एज केस मतलब प्रोग्राम जब चलेगा, कुछ अपन को अंदर से ख्याल आ जाते हैं एज केसेस, जैसे कि प्रोग्राम जब चलेगा तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 ही होती है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एज केसेस होते हैं जिनमें अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो तुरंत यस कर दे और यहाँ पे तुरंत नो कर दे, तो मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर दे। जैसा कि इसके अंदर अगर जो सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ स्ट्रिंग से बड़ी होती तो ये एक एज केस हो सकता था, जहां पर कि हमें पता है कि अगर सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ से बड़ी है
तो हमें तुरंत ही -1 रिटर्न कर देना है। हमें पूरा फंक्शन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पूरी पूरी सबस्ट्रिंग चाहिए, पार्ट ऑफ सबस्ट्रिंग नहीं चाहिए। राइट, वेरी गुड। तो ठीक है, एक एज केस आपको समझ में आ गया। एक फंक्शन बना लेंगे जो कि इंट रिटर्न करेगा। इंट क्यों रिटर्न करेगा बताइए? ताकि -1 और मतलब इंडेक्स दे सकें। इंडेक्स देना है, वेरी गुड। इंट है ना, फंक्शन का नाम रख देते हैं str फाइंडर। ठीक है, ये क्या लेगा? 2 स्ट्रिंग्स लेगा, ठीक है ना। तो एक पहली तो स्ट्रिंग हो जाएगी, दूसरी भी क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, ये था फंक्शन। ये सब आता है प्रोटोटाइप? एक स्ट्रिंग हो जाएगी str, एक स्ट्रिंग हो जाएगी sud str। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग जिसमें फाइंड करना है और एक सब स्ट्रिंग जिसको फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, पहले तो मैं एज केस लिख देता हूँ। इफ सब स्ट्रिंग सॉरी सब स्ट्रिंग डॉट साइज ग्रेटर देन string dot size return minus। ठीक है, अब आगे का कोड मैं लिखूं कि आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे, नॉर्मल। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड। Write a program in C++ to find the first occurrence of characters in a substring in a given string। कहने का मतलब, फर्स्ट ऑफ फंक्शन का नाम ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एनी कैरेक्टर of substring, find the first starting index of any character of substring in string, return -1 if doesn't exist। और doesn't के अंदर यहाँ पे apostrophe नहीं है, doesn't exist and is case sensitive। ये फंक्शन समझ में आया क्या सबको? मतलब इसमें इज अगर पूछा है तो जो फर्स्ट आई है वो रिटर्न मतलब उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। हाँ, तो क्या आउटपुट आएगा? 4 2 9 केस sensitive है। अच्छा क्या आउटपुट आएगा? सर 4 4 कैसे? T0 H1 3 I2 S3 I4, ये अच्छा कैपिटल I4 आएगा। हाँ हाँ कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है? कोई दूसरा आंसर देना चाहता है? मतलब कैरेक्टर मतलब वही ना कैपिटल और स्मॉल अलग ही कंसिडर होगा ना तो हाँ, इसलिए
सब स्ट्रिंग में 3 कौन कौन से दो कैरेक्टर्स है? 3 क्यों आएगा? जो जो स्मॉल एस है वो पहले आ रहा है आई से। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 3। ये समझ में आया कि क्यों आना चाहिए 3 सबको? वापस समझा दो। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, उनमें से कोई एक भी कैरेक्टर गिवन स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहली बार कहाँ आ रहा है? सब स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? दो, कैपिटल आई और स्मॉल एस। स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल आई और स्मॉल एस में से कौन सा वाला कैरेक्टर सबसे पहले आ रहा है? स्मॉल एस आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है? थर्ड इंडेक्स पर, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 3। सही है? ठीक। ठीक है। इसमें भी सेम एज केस होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। गलत। कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं ना, पूरी सब स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए तो चलेगा। अब ये जो केस है, यहाँ पर एज केस तो रिटर्न कर देता -1, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए 2। आप पहले तो ये बताइए कि आउटपुट 2 क्यों आना चाहिए? क्योंकि स्मॉल आई आ रहा है 2 पे और वेरी गुड, वेरी गुड। और तो इसका मतलब कि एज केस जो हमारा है वो ये तो नहीं होगा। तो क्या एज केस होगा? कोई कुछ सोच सकते हैं क्या? सर हमारा इसमें एच केस ये क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर हम इस एग्जाम्पल को लेकर के कोड रन करते हैं तो आउटपुट आता -1, जबकि एक्चुअल में वो आना चाहिए था 2। ठीक है। तो इसमें कोई एज केस नहीं है। दरअसल आपको सारे ही केसेस रन करके देखने पड़ेंगे। सारे केसेस रन कैसे होंगे भाई? लूप चला करके। ठीक है। क्या ये फंक्शन मैं लिख करके बताऊं? ये कोड में लिख करके बताऊं? नहीं। आगे लोग क्या कहते हैं? लिखूं ये कोड में लिख करके बताऊं? सर एक बार बताओ। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि रहने देते हैं। अह, देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है। और कुछ दिन बाद जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मैप पढ़ेंगे, जिसको सी प्लस प्लस में मैप बोलते हैं, पाइथन में डिक्शनरी या सेट बोलते हैं, जावा में भी सेट बोलते हैं, असलियत में वो होता क्या है? हैश सेट। अब बड़े बड़ा मना है कि उसको हैश सेट कोई नहीं बोलता, पता नहीं। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि ये आपने जो कोड लिखा है तो वो बकवास है, हम तो हैश सेट से करेंगे इसको। तो अच्छी बात है, आप तब करिएगा। अभी मैं आपको एल्गोरिदम इसकी समझाता हूँ। पहली चीज तो इसमें कोई एज केस नहीं होगा। ठीक। अब आपको करना क्या है कि लूप चलाना है फॉर ईच कैरेक्टर कैपिटल एस इन str। ठीक है। हाँ। इफ कैपिटल एस इन सब str, रिटर्न पोजीशन ऑफ कैपिटल एस। पोजीशन ऑफ कैपिटल एस
else return miles। ये कोड कर लेंगे क्या? यस सर। बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ दूं। हाँ। नेक्स्ट, इसमें क्या करना था? फर्स्ट अकरेंस। इसमें क्या करना है? लास्ट अकरेंस निकालना है। निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बताओ क्या? सर इसमें कोई एक इंटीजर मान लेंगे और इसमें एक आइटरेटर मानेंगे आई, जिसको हम अपनी स्ट्रिंग पे पॉइंट करें, स्ट्रिंग पे मतलब स्ट्रिंग से चलाएंगे, और एक जे मानेंगे, उसको सब स्ट्रिंग से चलाएंगे। और जे भले ही मैच कर रहा हो शुरुआत के n-2 कैरेक्टर से, भले ही वो मैच कर रहा हो, फिर भी हमें मतलब अपन उसमें कैसी कंडीशन डालेंगे कि टिल अपन तब तक करेंगे ये चीज़ टिल अपना ए साइज ऑफ सब स्ट्रिंग के बराबर ना हो जाए। इससे समझ में आता है कि आपने प्रैक्टिस करी, लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। आपने क्या बोला है कि अपन क्या करेंगे? ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, हम्म ठीक है। अपन यहाँ से जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे और रुक के बैठ जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं यहाँ से पहले करूंगा। मैं चालू इधर से करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा। ऐसा किया जा हाँ सकता है? यस सर। मतलब क्या? लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट लास्ट से करेंगे शुरू कर फिर सकते हैं, जे वाली जो थी अपनी फॉर लूप। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, है ना। तो फॉर j इज इक्वल टू 0 या i इज इक्वल टू 50, फॉर i इज इक्वल टू 0 की जगह फॉर i इज इक्वल टू सब string dot size minus 1, i greater than equal to 0, i plus plus, sorry, i minus minus, correct? ठीक है। For each character in str dot reverse, ठीक है। str dot reverse कोई फंक्शन नहीं होता, यानी सूडो कोड लिखना है। ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट उसकी जगह इसका नाम क्या होगा? लास्ट ऑफ। आउटपुट क्या आएगा बताइए? 3। सेम ही होगा क्यों? सर, क्योंकि लास्ट अकरेंस ढूंढना है ना पहले। 5 आएगा। करेक्ट। क्यों आएगा? सबको समझ आ गया? सर पर लेकिन सब स्ट्रिंग का लास्ट अकरेंस ढूंढना था ना। सबस्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a program in C++ to find the first occurrence of character not in substring inside a given string।
तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, फर्स्ट नॉट ऑफ निकालना है, करेक्ट? ये कैसे करेंगे, इतना हिंट मैंने दे दिया। हाँ, ये कैसे करेंगे? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन बता सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि जो गिवन सब स्ट्रिंग है, उस जो गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर से ऐसे कैरेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स देना है जो कैरेक्टर सब स्ट्रिंग के अंदर ना आता हो। सर स्टार्टिंग तो ये तो इंडेक्स ही जीरो ही देना हो है ना? जाएगा। हाँ, इसमें जीरो हो जाएगा, वेरी गुड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आउटपुट जीरो आ जाएगा, पर कैसे आएगा वो बताइए ना। सर एक आइटरेटर को ऊपर फिक्स कर देंगे और नीचे वो पूरे उसके लेंथ तक रन करेगा, और अगर ये वो इक्वल नहीं होगा तो उसका इंडेक्स दे देंगे, अगर स्टार्टिंग वाले का देना है। और अगर लास्ट अकरेंस की बात करें तो पीछे से फॉर लूप चला देंगे। लेकिन तो आप बताइए। नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे। पहला वाला फॉर लूप जो होगा वो मेन स्ट्रिंग तो मेरी ट्रेवर्स करेगा, और दूसरा वाला जो फॉर लूप है वो सब स्ट्रिंग तो ट्रेवर्स करेगा। हर आई और जे की वैल्यू तो चेक करते जाएंगे, जो भी जहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा है उसको लूप ब्रेक करके वो आंसर हो जाएगा। ओके, और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, तो जैसा आपने बताया सही बताया। इसमें जो सूडो कोड सामने लिख रखा है उसमें मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर ईच कैरेक्टर एस इन स्मॉल एस टी आर, यानी कि स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग, इफ एस नॉट इन सब स्ट्रिंग, अगर एस सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो एस की पोजीशन दे देनी है। ठीक है, लूप खत्म हो गया, मतलब हर वो कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग के अंदर है वो सब स्ट्रिंग के अंदर भी है, तो फिर से अपन को माइनस दे देना है। ये सूडो कोड रहेगा, इसका समझ आया? आया, गुड। ओके, तो ये हो जाएगा कि मैं करूं? बन जाएगा। ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड। फर्स्ट occurrence ऑफ कैरेक्टर्स नॉट इन सबस्ट्रिंग, लास्ट occurrence ऑफ कैरेक्टर्स नॉट इन सबस्ट्रिंग करना होता है तो क्या करते हैं? जो नेस्टेड फॉर लूप चलाई थी उसमें जो ऊपर वाला है उसको उल्टा, मतलब जो आइटरेटर है उसे जीरो की जगह पीछे से शुरू कर सकते हैं। यस सर, हम उल्टा लूप चलाएंगे। उल्टा लूप चला देंगे, सही है, यही करेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? बस सब आगे देख लो भाई, किसी का नाम ना हो तो बता दो। सबका है? उल्टा लूप चला देंगे, मतलब वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं, राइट? यस सर। यस सर। आउटपुट क्या आएगा?
इजी कर देता हूँ आपके लिए। जो स्ट्रिंग है वो 13 कैरेक्टर्स की है, सॉरी 12 कैरेक्टर्स की है। आउटपुट क्या आएगा? नाइन। नहीं, और 11। जीरो ही आ जाएगा। 12 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, आउटपुट क्या आएगा? सर लास्ट वाले जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स ही आ जाएगा क्योंकि वही मौजूद नहीं है सब स्ट्रिंग में। वेरी गुड, यानी कि 11। 11। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दो। नोट्स की शीट आपको आज चाहिए कल चाहिए? मतलब ये वाली जो पीपीटी सामने दिख रही है ये आज चाहिए कि कल चाहिए? कल मतलब 12-1 बजे तक डाल दूं या फिर आज रात में डाल दूं? ये पीपीटी ना, हाँ, ये पीपीटी ये कल। तो हाँ, हाँ, कल डाल दूंगा सुबह दोपहर तक में। ओके यस सर। सर। हाँ, बराबर। सर दोपहर से पहले थोड़ा। हाँ ठीक है, 10 बजे तक डाल, मतलब कि 12 बजे तक डाल देंगे, 10 बजे की सुबह ही होती है। अब ये देखो भाई, आदमी 1 बजे सोएगा 8 घंटे, तो 9 बजे उठेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये बताइए कैसे करेंगे? सर वो जो रिवर्स वाला अपन ने करा था, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, सेम फंक्शन रहेगा हम्म, बट जो मतलब रिवर्स होगा स्ट्रिंग का, जो दूसरे मतलब वेरिएबल में स्टोर होगा, उससे इक्वेट करके चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग वन या स्ट्रिंग मतलब जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो इक्वल है कि नहीं। यस बिल्कुल सही, सर। बिल्कुल सही है। तो मैं छोड़ दूं, आप लोग कर लेंगे? यस यस सर। सर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बताइए कैसे करेंगे? अभी सिर्फ इतना बताइए। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रिवर्स अ सेंटेंस। रिवर्सिंग अ सेंटेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एक सेंटेंस है, क्या है? डॉग इज गुड। ठीक है, तो उसका आउटपुट आना चाहिए गुड इज डॉग। ठीक है, ये होता है सेंटेंस को रिवर्स करना। तो अब बताइए ये आप कैसे करेंगे? सर किसी और स्ट्रिंग में उल्टा स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि इटसेल्फ तो बिल्कुल, आपने हटा दिया। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। तो वही करवा देंगे। उल्टा कैसे? उल्टा तो ये हो जाएगा ना, उल्टा तो ये होगा इसका। वर्ड्स भी रिवर्स हो जाएंगे फिर उसमें तो। हाँ, वर्ड्स को इंटैक्ट रखना है, रिवर्स नहीं करना है। तो वो कैसे किया जाएगा?
एक बार ऐसे स्टोर करा लिया, उसके बाद फिर एक और फॉर लूप चलाएंगे अनटिल अनलेस में कोई स्पेस एनकाउंटर नहीं हो जाता। और ठीक जैसे है। स्पेस एनकाउंटर होने से पहले जो भी स्ट्रिंग थे वो रिवर्स दोबारा से कराते जाएंगे, मतलब 2 बार रिवर्स कराना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें 2 बार रिवर्स ना कराना पड़े? हो सकते हैं, सोचिए, मिल जाएगा। सो हर एक वर्ड को एक डिफरेंट कैरेक्टर को असाइन कर देंगे कोई न्यू वेरिएबल लेकर, तो और फिर उसको हम रिवर्स करेंगे और फिर सर जो हमने वेरिएबल्स लिए थे उनको रीअसाइन कर देंगे उनके ओरिजिनल वैल्यू। हेलो। हाँ निकिता, बताइए। एक लूप चलाएंगे जो कि मेरे स्ट्रिंग की साइज से छोटा होना चाहिए। उस उसमें मुझे एक स्पेस एनकाउंटर होने से पहले का जो भी मेरा वर्ड बनेगा उस पूरे वर्ड को मुझे एज इट इज उठा के मेरी दूसरी स्ट्रिंग है उस पर कॉपी करा देना है। ठीक है रोहित, आप बताइए। सर हम एक लूप चलाएंगे जिसमें लेटर्स को, मतलब जो भी स्ट्रिंग को वो आइटरेट करेगा, और जब पहला स्पेस उसको एनकाउंटर होगा तो उस पूरे जितने भी लेटर्स आए थे उनको वो एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ऐसे सर अगले फिर नेक्स्ट स्पेस तक जाएगा, फिर जितने भी लेटर्स आए उनको एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। फिर जो भी जैसे हमने वेरिएबल उनको नेम दे दिया 1 2 3, फिर सर उनको रिवर्स करा देंगे, फिर ओरिजिनल वैल्यू असाइन कर देंगे। आपके अप्रोच से अगर चलें तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं, पर से कितने स्पेसेस हैं, तभी हम उतने वेरिएबल्स बना पाएंगे। पर ये पहले से पता होना असंभव है ना, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर क्या दे देगा। तो इसलिए वेरिएबल की जगह कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। निकिता, आप बताइए कि जो कोड हम चलाएंगे, आपने बोला लूप चलाने, साइज से छोटा। लूप स्ट्रिंग के सीधा चलेगा कि उल्टा चलेगा, मतलब समझ गया ना? लूप 0 से स्टार्ट होगा कि साइज -1 से स्टार्ट उल्टा होगा, ये उल्टा बता दो। उल्टा उल्टा लूप। चल। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
सर पर लेकिन इसमें जो लूप चलाएँगे वो तो मतलब इंडेक्सिंग के हिसाब से आगे बढ़ेगी ना? तो उसमें मतलब वर्ड भी रिवर्स हो सकता है। वो ना हो, उसी की फिराक में है हम लोग, ट्राई करेंगे कि ना हो। हुँ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ठीक। तो अब मैं इस कोड की सॉल्यूशन एल्गोरिदम आपको बताऊँ कि आप लोग खुद माथाफोड़ी करेंगे इसमें और सॉल्यूशन एल्गोरिदम निकाल के ले आएँगे। थोड़ा सोचना है। सिर्फ आप कल भेज देना अगर नहीं देखिए, हो पाया तो खुद से ट्राई कर लेंगे अभी क्या फिर कल भेजूँ? ये सोल्यूशन हाँ, इसका। वही देखिए। हाँ, देखिए मेरा मानना ये है कि जैसे मैं कोटा में पढ़ता था या मतलब पहले भी मैंने मैथ्स वगैरह पढ़ी है। प्रोग्रामिंग और मैथ्स को पढ़ने के तरीके में बहुत फ़र्क। तो एक क्वेश्चन होता था मैथ्स के, मैं कोचिंग की अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी कोचिंग की। एक क्वेश्चन होता था स्टार्टिंग वाला, अप्रोच वाला, तो वो भी हमारे जो सर थे वो जब करवाते थे तो मैं अकेला ही था। मैं उनसे पूछता था सर ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे कि हम करेंगे? मतलब हम लोग मतलब बच्चे लोग। और रेगुलरली ही मैं उनसे ये सवाल पूछता रहता था। वो बोले कि नहीं ये वाला मैं करूँगा, तब हम रुक जाते थे। वरना हम ही सॉल्व करने का प्रयास करते थे क्वेश्चन को। तो उन्होंने दिखा दिया कि अप्रोच कैसे होती है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करता है। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने चाहे जो क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स की पावर 4 निकालने का क्वेश्चन आ जाए, वो हम खुद कर लेंगे, दिमाग लगाकर। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए कि आप दिमाग लगाइए। उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें थी, जैसे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेटाफोरिकली, रियलिटी में लूप में इटरेट कैसे करते हैं, इटरेट करना मैंने आपको सिखा दिया। लूप सीधा चल रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं, तो मैंने आपको गाइड कर दिया। अब अगर मैं ही इसका सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपका ब्रेन नहीं डेवलप होगा। आप पैटर्न एनालिसिस सीख जाएंगे कि ठीक है किस तरह क्वेश्चन आएगा, उसको किस पैटर्न का रहता है वो, है ना, किसमें क्या टेक्निक लगानी है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये सब चीज आप सीख जाएंगे। पर लॉजिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी, जो दिमाग की तारें जुड़नी होती हैं, वो नहीं जुड़ पाएंगे जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे उसका। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, उतने ही क्वेश्चंस आपके लिए कम होते जाएंगे खुद से प्रयास करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो टू से, इज फाइनाइट, राइट? तो 100 क्वेश्चन है दुनिया में, 55 मैंने बता दिए, तो आप एट मैक्स 45 अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से कि आप करेंगे 4 ही। तो वो अच्छी बात नहीं है ना? है ना? ठीक। तो इसमें अपन डाल देते हैं डी नंबर, वो वही लिख देते हैं, let's present। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a program in C++ to find whether a given string contains a palindromic substring. ये क्वेश्चन कोई समझाना चाहेगा? बोलो भाई। मतलब सर एक ही गिवन स्ट्रिंग में जो वर्ड दिया है उसका उल्टा रिपीटेड वर्ड भी वही मिल जाए। कर, जैसे एक स्ट्रिंग होती है ना बेला, इसके अंदर कितनी पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स हैं भी कि नहीं? इसमें नहीं है। है सर, वन ANA। स्टार्टिंग में बस? और LL। तो Yes. यहाँ पर तो हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। और एक क्वेश्चन और हो जाएगा, टू काउंट काउंट द
number of palindromes. ओके, तो एनाबेला आंसर क्या आ जाएगा? 2, करेक्ट? यस। उसी के साथ साथ एनाबेला का भी आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पैलिंड्रोम में फर्स्ट लेटर, सॉरी, पैलिंड्रोम में कैपिटलाइजेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी पैलिंड्रोम में अगर कैपिटलाइजेशन कंसीडर करना रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वरना आपको खुद से नहीं करना है, ठीक है? ओके, यहाँ पर भी एनाबेला में ट्रू तो आएगा ही। यहाँ पर अगर आप कैपिटलाइजेशन कंसीडर भी कर लेते तो अभी ट्रू ही आता। ओके, तो ये क्वेश्चन खुद से करेंगे कि मैं बताऊं? दोनों सेम ही है, वो एक बन गया तो दूसरा बन जाएगा। खुद से, ठीक, वेरी गुड। 3 क्वेश्चंस और बचते हैं। Write a program in C++ to remove all appearances of a given substring. बताइए कैसे करेंगे? सर इसमें हम एक नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे। उसमें आई जो होगा, ऊपर वाला जो फॉर लूप होगा उसमें आई वेरिएबल लेके चलेंगे, अंदर वाले फॉर लूप में जे। आई को अपन स्ट्रिंग से पॉइंट करवाएंगे और जे को सब स्ट्रिंग से। अगर मेरा इसमें आई मेरा जब आइटरेट करेगा तो अगर मेरा आई की वैल्यू और जे की अगर मेरा आई की वैल्यू पे जो इंडेक्स है, आई जो इंडेक्स है उस पे जो कैरेक्टर है और जे जो इंडेक्स है उस पे जो कैरेक्टर है, अगर बराबर हुआ, मतलब अपन ऐसे करके 2 फंक्शन बना सकते हैं कि क्या इसके अंदर सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो ही हम उसको चेक करेंगे। और अगर ठीक है, चलिए प्रेजेंट हुआ वो आप बता ले जाएंगे। सबस्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर, फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ, फर्स्ट नॉट ऑफ, लास्ट ऑफ, लास्ट नॉट ऑफ में आपने वो लॉजिक देख लिया। हाँ तो चलिए मैं कह देता हूँ कि कंटेन्स कैरेक्टर ऑफ सबस्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन आपको मैं दे देता हूँ, है ना, जिसके अंदर आप कोई भी सबस्ट्रिंग दीजिए, एक स्ट्रिंग और एक सबस्ट्रिंग दीजिए, तो वो बता देगा कि इस सबस्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर क्या इस स्ट्रिंग के अंदर है, हाँ या ना। तो बूलियन फंक्शन है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए, ये फंक्शन मैंने आपको दे दिया, अब आप बताइए कोड कैसे लिखेंगे आप? अच्छा, तो अब अगर मेरे पास है कि मतलब उसके अंदर की सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो मैं वहाँ तक जाऊँगी और फिर चेक करूँगी कि आगे वाले मेरे वही कि मतलब जैसे दिस पॉइंटर और इज़ था, उसमें मैं चेक करूँगी कि आगे एस ही है, और फिर उसको मैं जो आगे वाले वर्ड से उसको i-1 में रीइनिशियलाइज़ करा दूँगी उतनी बार जितनी मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ है। गुड। मैं 2-3 एज केसेस सोच पा रहा हूँ, एज केस नहीं कहेंगे इसको, मैं 2-3 ऐसे केसेस सोच पा रहा हूँ जिसमें आपने जो अभी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन बोला है वो फेल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये थॉट अभी कच्चा है, आप इस पर काम करेंगे, आप इसको सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज्यादा का समय देना पड़ेगा, और उतना समय आप देंगे तो आपकी एल्गोरिदम परफेक्ट हो जाएगी, आपका ड्राई रन परफेक्ट हो जाएगा। एंड देन ट्रांसलेटिंग द ड्राई रन इनटू कोड इज वेरी इजी, है ना? देखिए, ड्राई रन या एल्गोरिदम जब आपके पास एक बार मिल जाती है आपको, करेक्ट एल्गोरिदम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो उसको एक अच्छी एल्गोरिदम आप लिख के दे दीजिए और किसी पाइथन वाले को दे दीजिए, वो पाइथन में लिख देगा, जावा वाले को दे दीजिए वो जावा में लिख देगा, सी वाले को दे दीजिए वो सी में लिख देगा, ठीक है? मुद्दा ये नहीं है कि उससे सी आती है, वो होशियार नहीं है, वो क्या है, वो तो टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट वो टाइप राइटर वाले होते हैं ना, जिनसे अपन जाके टाइपिंग करवाते थे पहले कंप्यूटर वाली दुकानों में, वो है। होशियार तो आप हैं जो आपने एल्गोरिदम सोची। तो
इसमें घबराइए मत कि अभी C++ में हमसे लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगा। आप 2-3 हज़ार तो कम होता है, पर मतलब 15-20 हज़ार लाइन्स ऑफ कोड जब आप लिख लेंगे, 20,000-25,000 लाइन्स ऑफ कोड, तो फिर आपको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स बड़ी आसानी से आने लगेगा। और ऐसे आपको लगेगा कि 20,000 लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ी चीज होती है, पर नहीं होती है। आप 2-3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो मतलब एक प्रोजेक्ट 1,000 लाइन से कम तो नहीं हो जाता है। C++ में तो और जाता है ना, पाइथन में मैंने बनाया है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो 1,000-1,200 लाइन तो ऐसे ही हो जाती है, तो C++ में तो और होंगी। तो वो 15,000 20,000 लाइन पहुंचना मुश्किल है। अच्छा, वापस आते हैं। मुद्दा ये कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। यस सर। वेरी गुड। एक बात मुझे बताइए, ये इधर देखिएगा, उधर मत देखिए, इधर। ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें 2 अकरेंसेस है इक्वल टू के, ठीक। आप चलिए, आप यहाँ से इटरेट करते हुए जाएंगे 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 जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर पहुंचे इक्वल टू के पास, तो आप इक्वल टू को गायब कैसे करेंगे? कर लेंगे, मैं बताऊं कैसे होगा, या आप लोग कर लेंगे? सर बता दीजिए। ठीक, ओके। तो मैं सिंपल बेसिक्स बता रहा हूँ, एल्गोरिथम बता रहा हूँ इसकी कि कैसे होगा। जितने भी जगहों पर आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि क्या है, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल क्यों है? क्योंकि वो सबस्ट्रिंग में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहीं पर देख लेते हैं, जितनी भी जगहों पर आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है, तो मैं प्लस 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 चलता गया, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को मिल गया इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, पहले ऐसे हो जाता है, फिर वहां क्या, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि इस इक्वल टू को हटा दूंगा, और इसके आगे की जितनी स्ट्रिंग है उसको लूंगा, उठाऊंगा, और इस इक्वल टू की जगह पे रख दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब मैं कहाँ पे खड़ा था? मैं तो इस प्लस के बाद खड़ा हूँ ना, मैं तो यहाँ पे खड़ा था, मैं यहीं पे खड़ा हूँ अभी, ठीक। मैंने देखा फिर से इक्वल टू, मैंने इक्वल टू के बाद का सारा मटेरियल लिया, उठाया, और इक्वल टू की जगह पे रख दिया, ठीक है। ऐसे ही करना है, ऐसा कर लेंगे आप लोग, ये चीज कोड में लिख लेंगे। एल्गोरिथम समझ में आ गई क्या करना है? अब मन में एक सवाल उठना इक्वल टू चाहिए। के जो पीछे लिखा हुआ है वो इक्वल टू हाँ, के प्लेस पर रखना है। नहीं, इक्वल टू के पीछे का मतलब क्या है? लेफ्ट में कि इक्वल टू के राइट में? राइट। हाँ, इक्वल टू के राइट में जितना भी लिखा हुआ है वो सारा उठा करके एक कदम पीछे कर देना, यानी कि इक्वल टू को उड़ा देना और उसके एक कदम पीछे वाला पूरा मटेरियल इधर कर देना, ठीक है। ओके। ओके, अब मुझको ये बताइए कि ऐसा करने के बाद आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि हमने 2 इक्वल टू गायब कर दिए, राइट? पर आपने सेट क्या किया था, लूप कितनी बार चलना चाहिए? इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 16 कैरेक्टर्स। आपने 2 गायब कर दिया, 14 ही बार चलना चाहिए, 16 बार नहीं चलना चाहिए। सही बात की गलत बात? सर एक सही बार बात। रिपीट करना अपना एज केस। एज केस नहीं है ये, इसका पिटफॉल है। 2 अच्छा। इक्वल टू थे, हाँ। साइज था 16, हम्म। नहीं साइज था 17, ठीक है। 2 इक्वल टू हटा दिया आपने, साइज बचा 15। हम्म। लूप तो आपने 17 तक का चालू कर दिया था, तभी ना आपने 2 इक्वल टू हटाए लूप के अंदर आके। लेकिन अब तो आपको लूप को 15 पर रोकना पड़ेगा, 17 तक नहीं जाने दे सकते लूप को। ये कैसे होगा?
सर ये जो पीछे लाकर रीइनिशियलाइज कराने वाली जो चीज़ है, ये उतनी ही बार करवाएं जितनी हमारी सब स्ट्रिंग की लेंथ है। और अगर सब स्ट्रिंग की लेंथ होगी 2 और स्ट्रिंग की लेंथ होगी 512, तो लफड़ा हो जाएगा ना। चलिए मैं बताता हूँ। जो आपका फॉर लूप रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ARR नहीं होगा यहाँ पर, STR होगा। ऐसे ही होगा। है ना? ओके। आप लोगों को पता है लूप कैसे चलता है। पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी में गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी में गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी में गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। करेक्ट? आप बार बार कंडीशन पर जा रहे हैं ना, कंडीशन को चेक करने के लिए। जो साइज फंक्शन है वो ऐसा नहीं है कि एक बार उसने 15 बोल दिया तो वो अब जीवन भर रुका रहेगा कि भाई नहीं 15 ही है चाहे जाओ जाए। साइज फंक्शन बार बार चलेगा, जितनी बार आप लूप चलेंगे उतनी बार चलेगा। लूप में आकर के अगर अपने आपने वहां से कुछ डिलीट कर दिया तो साइज भी अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो आपकी लूप की कंडीशन अपने आप अपडेट हो जाएगी, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, भरोसा रखिए, जब आप कोड लिखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी। ओके। अब ये मैंने यहाँ पर बताना क्यों जरूरी समझा है, 2 कारण से। पहला तो जिससे आपको पता रहे कि वो साइज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। दूसरा, जब आप अपना कोड लिखें जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड्स बनाएंगे, जिसमें कि आप ऐसे मेथड्स बनाएंगे जिनको कि लोग इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मेथड्स बार बार अपडेट होते रहें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें अगर अभी से दिमाग में रहेंगी तो आगे आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनने में हेड स्टार्ट देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पर क्या था कि हमें सब स्ट्रिंग ही हटानी थी, पूरी पूरी सब स्ट्रिंग हटानी थी। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है कि सब स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर हटा देना है। ठीक, तो अगर आप पूरी पूरी सब स्ट्रिंग हटा पा रहे हैं तो एक कैरेक्टर भी आप हटा लेंगे। राइट? ठीक है, लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन ए स्ट्रिंग। एडजेसेंट डुप्लीकेट्स का मतलब ये होता है कि अगर एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ए, ये क्या है, अगर एक स्ट्रिंग है ए GGHIJKL, ठीक है, तो इसके आउटपुट में वो क्या दे दे हमें, कैपिटल A B J D H, जी हटा दे तो डुप्लीकेट हटा दे, एच बस जी बस रहने दे, HIJ स्मॉल के, कैपिटल के और कैपिटल L। ठीक है, केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव वही फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर केस इनसेंसिटिव छोड़ दिया है क्योंकि केस इनसेंसिटिव में आप डायरेक्टली आस्क की वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। केस सेंसिटिव में आपको देखना पड़ेगा स्मॉल कैपिटल की आस्क की वैल्यूज को एक दूसरे के साथ या तो मैप करना पड़ेगा, या आप कुछ ऐसा करिए कि वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्या आप कर लेंगे। एक हिंट दूं पहले। हिंट ये है, हाँ, हिंट ये है कि जिस तरह से आपने सब स्ट्रिंग रिमूव करी थी और सब स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर्स रिमूव करे थे उसको याद करिए, और दूसरा फाइंड फर्स्ट ऑफ को याद करिए।
ठीक है। फाइंड फर्स्ट ऑफ को याद करने से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन इस इंडेक्स पे, उस वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सबको उड़ा दीजिए। उड़ाना कहाँ से सीखा आपने, पिछले वाले क्वेश्चन से, रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ एनी कैरेक्टर सब्सटेंस से उड़ाना सीखा आपने, तो वहां से उड़ा दीजिए। और फाइंड फर्स्ट ऑफ से आपने लोकेशन सीखी थी, तो वहां उस लोकेशन पर आ जाइए और आगे जितने भी डुप्लीकेट्स हमको उड़ा दीजिए, हो जाएगा। सर ऐसा कर सकते हैं इसे कि अगर डबल जी दिया हुआ है तो जो सेकंड वाला राइट हैंड साइड वाला जी है उसके बाद का वो राइट हैंड साइड वाला जी पे प्रिंट मतलब कॉपी कर दें, जैसे भी पहले वाले हाँ कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 मैं बोल रहा हूँ। जैसा आपने सबस्ट्रिंग के अंदर के किसी एक कैरेक्टर को डिलीट करना सीखा, उसी तरह से आपको इधर भी डिलीट करना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा मैं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, रुकिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी सही है। वाह, तो ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको डिलीट कर दिया जा सकता है। ओके, वेरी गुड, यही लास्ट क्वेश्चन था। नहीं, ये क्या हुआ, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरी एक बात समझिए, जहां पर आपको वर्ड को चेंज, सॉरी सेंटेंस को रिवर्स करना था, उसमें भी ऐसे ही था ना, आपके पास ये सेंटेंस था या लेटर से ये वाला सेंटेंस था, तो आपने पहले क्या किया था, पहले आप इतना चले स्पेस देखा, ठीक है, इतने को रख लिया, फिर आप इतना चले फिर से स्पेस देखा, इतने को रख लिया, फिर आप इतना चले फिर से स्पेस देखा, इतने को रख लिया, फिर आप इतना चले फिर से स्पेस देखा, इतने को रख लिया, फिर आप इतना चले इतने को स्पेस देखा, फिर से रख लिया, फिर आप इतना चले इतने को स्पेस देखा और फिर से रख लिया, करेक्ट। इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू आया था वो एक विंडो थी, पहले इतनी बड़ी हुई, ये विंडो अपने आप में बदल भी सकती है, तो पहले इतनी बड़ी हुई, फिर यहाँ आई इतनी बड़ी हो गई, फिर खिसक भी रही है, छोटी बड़ी भी हो रही है, यहाँ आई इतनी बड़ी हो गई, फिर यहाँ आई थी, है ना, यहाँ से ऐसे बड़ी होती होते होते यहाँ तक आई, है ना, फिर आगे बढ़ गई, फिर ऐसे बड़ी होते होते यहाँ तक आई, फिर आगे बढ़ गई, फिर बड़ी होते होते यहाँ तक आई और फिर खत्म। ठीक, इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। जो वहां पर अपन ने स्वैप करते में देखा था कि दो इंडेक्स चला लेंगे, एक फर्स्ट से एक लास्ट से, और दोनों को स्वैप कर देंगे, उसको बोलते हैं टू पॉइंटर टेक्निक। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चोंचले हैं, नाम दिए गए हैं इनको जबरदस्ती के डरावने से, जिससे हम लोग डर जाएं, और ये कुछ नहीं अंग्रेजों के बनाए हैं। अपन लोग क्या है कि अपन लोग होशियार आदमी हैं, अपन लोग खुद ही ये सब चीज पहले से दिमाग में अपने आ जाती है, उन लोग अलग से हेडिंग डाल के पढ़ते हैं टू पॉइंटर टेक्निक, है ना, अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन ये सब इंटुइटिवली ही सोच सकते हैं। ठीक है, आप अच्छी बुक्स में देखेंगे, अच्छी बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स नहीं, कुछ होती हैं डोप बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स, डाइटल एंड डाइटल, CSLR, इस तरह की, वो नहीं, अच्छी बुक्स, रेप्यूटेबल बुक्स, है ना, उनके अंदर आप देखेंगे तो उनके अंदर भी सेम चीजें सिखाई गई हैं, टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है, कैसे होती है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, कैसे होती है। और जो अच्छी बुक्स है, जो डोप बुक्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ CSLR है या डाइटल एंड डाइटल है, ये बुक्स जो होती हैं, इनके अंदर आपको इनके पीछे का लॉजिक समझा दिया जाएगा, इंटुइशन समझा दिया जाएगा कि राइटर को क्या इंटुइशन आया, राइटर आपके मन में क्या इंटुइशन पैदा करना चाहता है, और फिर आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे है। ठीक है, तो हाँ इतना ही था मुद्दा, ये कि घबराना नहीं है, ये स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर, थ्री पॉइंटर, ये वो सब कुछ नहीं होता है ना, अपन जैसे कोड करेंगे, कोड करने के तरीके सीखेंगे, बाद में अपन को पता चलेगा अच्छा इसको ये बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं तो बोलते हैं, अच्छी बात है ना, मैं भैया भैया बोल रहा था, कल को मेरे को नाम पता चल गया कि अच्छा भैया का नाम राहुल भैया है, ठीक है, मैं कब भी भैया भैया बोल रहा हूँ, कभी कोई पूछेगा कौन से भैया, तो मैं बोल दूंगा राहुल भैया, बस। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते
ठीक है, नहीं है तो फिर लीव कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस हो गई साक्षी, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग भी हो गई होगी, तो आप वो भेज दीजिएगा। और यस सर। बस क्लास तो हो ही गई, क्लास तो हो ही गई। थैंक यू लगा देते हैं, जरूर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट?